Hello friends, very warm welcome to LK Academy and welcome to current affairs lecture. So I hope every one of you is safe and doing well at your home and preparing for your upcoming examinations. So today we will continue with our current affairs lecture, which will be our current affairs lecture number 43. And in this lecture we will discuss about various topics related to economy and other current affairs topics. So the first topic for today's lecture is a UN report which is related to aging dams in India. Now what is the aging dams? तो जो डैम्स पिछले 40-50 सालों में बिल्ड किए गए हैं उनकी जो कंडीशन है, उनकी फिजिकल कंडीशन के बारे में यूएन की एक रिपोर्ट आई है जिसके बारे में हमें बात करनी है. चलिए, सो why this topic was in news in recent times. So according to a United Nations report, एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इमर्जिंग ग्लोबल रिस्क. तो ये रिपोर्ट का नाम है, आपको याद रखना है, एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इमर्जिंग ग्लोबल रिस्क. Over 1000 large dams in India will be roughly 50 years old in 2025 and such aging embankments across the world pose a growing threat. Recently देखिए हमने एक बाढ़ की वजह से ऋषिगंगा जो पावर प्रोजेक्ट था उसको काफ़ी डैमेज हुआ है. सो ऐसे ही चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है. द रिपोर्ट कंपाइल्ड बाय कैनेडा बेस्ड इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ सेज द वर्ल्ड इज अनलाइकली टू विटनेस अनदर लार्ज डैम बिल्डिंग रिवॉल्यूशन एज इन द मिड 20th century, बट डैम्स कंस्ट्रक्टेड देन विल इनेविटेबली बी शोइंग देयर एज. तो देखिए क्या होता है, उस टाइम पे हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम लॉन्ग लास्टिंग जो डैम्स थे वो बना सके. तो अब जब वो डैम 50 साल 60 साल के हो चुके हैं, ऑलमोस्ट जो डैम रिवोल्यूशन था वो मिड 20th century में हुआ था. सो नाउ वी आर ऑलमोस्ट रिचिंग दी 40 years और 50 years ऑफ एज फॉर दोज बिल्ट डैम्स इन मिड 20th century. तो अब जैसे जैसे 50 साल होते जा रहे हैं, 55 साल होते जा रहे हैं उन डैम को स्टार्ट हुए, तो हमें काफ़ी सारे इश्यूज़ वहाँ पे दिखते हैं. जैसे वो कमज़ोर हो रहे हैं, उनकी रिजर्वेयर कैपेसिटी घटाई जा रही है, उनमें क्रैक्स आपको देखने को मिलेगी. तो ये सारी जो एजिंग साइंस है वो हमें अब डैम्स में देखने को मिल रही है. सो द रिपोर्ट कंपाइल्ड बाय कैनेडा बेस्ड इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ says the world is unlikely to witness another large dam building revolution as in the mid 20th century, but dams constructed then will inevitably be showing their age. The analysis includes dam decommissioning or aging cause studies from the USA, France, Canada, India, जापान एंड ज़ाम्बिया एंड जिम्बाब्वे. तो इन कंट्रीज़ में जो स्टडी था एजिंग डैम्स के लिए वो किया गया है. आपको याद रखना है कौन से कंट्रीज़ है, यूएसए, फ्रांस, कनाडा, इंडिया, जापान, ज़ाम्बिया एंड जिम्बाब्वे. सो टोटल 7 countries आर इंक्लूडेड इन दी स्टडी. क्या है इसके की पॉइंट्स? सो व्हाट इज़ द ग्लोबल सिनारियो इन दिस? सो मोस्ट ऑफ द 58,700 large dams worldwide were constructed between 1930 and 1970 with a design life of 50 to 100 years. तो देखिए उनकी डिज़ाइन लाइफ जो थी वही 50 साल से लेकर 100 साल तक की है. ऐसा नहीं कि एक बार हमने डैम बना दिया तो आने वाले 400-500 सालों तक हम उसको यूज़ में ले पाएंगे. इट इज़ नॉट लाइक दैट. और उसका एक ड्रॉबैक ये भी था उस टाइम पे कि एट दैट टाइम वी डिड नॉट हैव दी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी. आज अगर मैं कोई नया डैम बनाता हूँ तो हो सकता है कि वो ज़्यादा टाइम के लिए लॉन्ग लास्टिंग रह पाए, ओके, बट उस टाइम पे ये पॉसिबल नहीं था. दिस वाज द मैक्सिमम लाइफ पॉसिबल एट दैट टाइम इन मिड 20th century. So by 2050 most people on earth will live downstream of tens of thousands of large dams built in the 20th century, many of them already operating at or beyond their design life. So there are multiple dams in India and across the world जिनकी जो 50 और 55 years की जो लाइफ थी that has been already passed. Okay, so now it is very critical for them to function, but still they continue to function.
At 50 years, a large concrete dam would most probably again begin to express a signs of aging. तो अगर आप किसी डैम को कभी भी नज़दीक से देखोगे, इवन इफ इट इज़ अ न्यू कंस्ट्रक्टेड डैम, तो भी आपको वहाँ पे छोटी छोटी दरारें दिखेगी जिसमें से थोड़ा थोड़ा पानी बाहर आ रहा होगा. सो अब सोचिए कि अगर 50 साल से किसी डैम को यूज़ किया जा रहा है तो उसकी तो क्या हालत हो सकती है. Aging signs include increasing cases of dam failures, progressively increasing costs of dam repair and maintenance, increasing reservoir sedimentation and loss of a dam's functionality and effectiveness, strongly interconnected manifestations. तो जब जैसे जैसे देखिए इट्स लाइक ए ह्यूमन बॉडी, जैसे जैसे ह्यूमन बॉडी की एज बढ़ती जाएगी, द मेंटेनेंस यू रिक्वायर फॉर अ पर्टिकुलर बॉडी विल बी मोर. सो सेम लाइक अ कंस्ट्रक्शन साइट, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको उसके रिपेयरिंग में, मेंटेनेंस में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा. 32,716 large dams that amounts of 55% of the world's total are found in just 4 Asian countries, that is China, India, Japan and South Korea. और देखिए क्योंकि इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री लैंड वाइज, एरिया वाइज, तो इसीलिए इंडिया और चाइना दोनों को ही इस लिस्ट में रखा हुआ है, क्योंकि इंडिया की ऑलमोस्ट हर नदी पर, ऑलमोस्ट हर रिवर पर आपको छोटा बड़ा डैम या छोटे छोटे काफ़ी चेक डैम्स देखने को मिलेंगे. तो एशिया में ही जो ऑलमोस्ट 33,000 जितने जो डैम्स हैं वो सिर्फ 4 कंट्रीज कंट्रीब्यूट करते हैं. दोज आर चाइना, इंडिया, जापान एंड साउथ कोरिया. अ मेजॉरिटी ऑफ विच विल रीच द 50-year थ्रेशोल्ड रिलेटिवली सून. तो 2025-2030 तक सबसे almost all the dams will reach the age of 50 years. The same is true of many large dams in Africa, South America and ईस्टर्न यूरोप. तो ऑलमोस्ट वर्ल्ड के सारे ही डैम्स की यहाँ पे बात की जा रही है. व्हाट इज द इंडियन सिनारियो? सो इंडिया इज रैंक्ड थर्ड इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग लार्ज डैम. देखिए क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और इवन वी आर अ डेवलपिंग नेशन, इंडिया इज रैंक्ड third in the world in terms of building large dams in this UN report. Of the over 5,200 large dams built so far, about 1,100 large dams have already reached 50 years of age and some are older than 120 years. Look at the figures. More than 30% of India's total dam strength are already past the age of 50 years and some are more older. Okay, कुछ कुछ डैम्स ऐसे हैं जो 100-120 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं. The number of such dams will increase to 4,400 by 2050. This means that 80% of the nation's large dams face the prospect of becoming obsolete as they will be 50 years to over 150 years old. तो एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा कि वो ऑब्सोल्यूट हो जाएगा, वो उसका मेंटेनेंस करना महंगा पड़ जाएगा नए डैम के कंस्ट्रक्ट करने से, राइट. तो जब वो एफिशिएंटली काम ही नहीं कर पा रहा है तो व्हाट विल गवर्नमेंट हैव टू थिंक फॉर एन ऑप्शन कि उस डैम के बजाय अब किसी और जगह पे प्लेस को हटाकर नया डैम बनाया जाए, उस डैम को तोड़ दिया जाए या कुछ और. ओके, सो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ऑप्शंस गवर्नमेंट्स हैज़ टू find. The situation with hundreds of thousands of medium and minor dams is even more dangerous as their shelf life is even lower than that of large dams. तो जो छोटे छोटे चेक डैम्स हैं उनकी जो लाइफ स्पान होता है वो और भी कम होता है, तो वो और ट्रबल करेंगे, बॉटल नेक खड़ा करेंगे गवर्नमेंट के आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए. ओके, सो कृष्णराज सागर डैम वाज बिल्ट इन 1931 एंड इज नाउ 90 years old. Similarly, Mettur Dam was constructed in 1934 and is now 87 years old. Both these reservoirs are located in the water source Kaveri River Basin. तो जब एक साथ किसी नदी पर अगर 2 या 3 डैम बनाए गए हैं और अगर वो इतने पुराने हैं तो आने वाले सालों में गवर्नमेंट हैज़ डेफिनेटली टू थिंक अबाउट दी ऑप्शंस कि उसको किस तरीके से कम खर्च में ऑप्शन ढूंढा जा सकता है. सो ये यूएन की जो रिपोर्ट आई है दैट इज़ अलार्मिंग फॉर एवरी कंट्री, राइट, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट फॉर एवरी कंट्री. सो
इससे होगा क्या, वी आर ऑलरेडी एंटरिंग इन द एरा ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। जब डैम्स नहीं होंगे आने वाले 20 सालों में, हो सकता है कि डैम्स, काफ़ी सारे डैम्स इतने वीक हो जाएंगे कि वो पानी का जो बहाव है, जो रिजर्वियर में जितना पानी भरा हुआ है उसको, उस कैपेसिटी को सहन ना कर पाए और टूट भी सकते हैं। सो इट इज़ pointing towards the decreasing storage capacity. So as dams age, soil replaces the water in the reservoirs. Therefore, the storage capacity cannot be claimed to be the same as it was in the 1900s and 1950s. तो जब 50 साल पहले, जब देखिए आपकी जब नई नई गाड़ी आती है तो वो हो सकता है कि आपको ज़्यादा एवरेज दे, स्मूथली चले, बट जैसे जैसे 1 साल 2 साल आप रेगुलरली उसको यूज़ करोगे, कुछ ना कुछ इश्यूज उसमें आएगा, आपको टायर चेंज करवाने पड़ेंगे, या तो वो इतनी एवरेज आपको नहीं दे सकती, एसी का कूलिंग आपको उतना नहीं मिलता होगा। सो ये सारी चीज़ें डैम के साथ भी होगी, तो उसकी कैपेसिटी पहले जितनी नहीं रहेगी। हो सकता है 25 की एज में आप 25 किलोमीटर्स 1 घंटे में यू कैन रन, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन द एज ऑफ 70 और 80 in normal cases, right? So it is the same thing with dams. The storage space in Indian reservoir is residing at the rate faster than anticipated. तो जो एंटिसिपेट किया गया था, अनुमान लगाया गया था कि इसकी डिक्रीजिंग जो कैपेसिटी होगी वो इस तरीके से डिक्लाइन होगी, तो वो उससे हायर रेट से डिक्लाइन होती हुई हमें दिख रही है। इसका एक रीज़न ये है कि उस टाइम पे जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी और आज की टेक्नोलॉजी के साथ हम जब उसे कंपेयर करते हैं, सो वी हैव फाउंड दैट इट्स अ फ्लॉड डिज़ाइन अगर थोड़ा बेहतर बनाया जाता, थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंसी वाला अगर डैम बनाया जाता, तो हो सकता था कि वो ज़्यादा सालों तक ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर सकता था। ओके, सो स्टडीज शो दैट द डिज़ाइन ऑफ मेनी ऑफ इंडियाज रिजर्वियर्स इज फ्लॉड. Indian reservoirs are designed with a poor understanding of sedimentation science. The design underestimate the rate of siltation and overestimate live storage capacity created, and that's why it's a high siltation rates. It refers both to the increased concentration of suspended sediments and the increased accumulation of fine sediments on bottoms where they are अनडिज़ायरेबल. तो ये जो साइंस था, जो बेसिक चीज़ डैम बनाते टाइम सेडिमेंटेशन के बारे में ध्यान देना चाहिए था गवर्नमेंट्स को या उस टाइम के इंजीनियर्स को या जिसने डिज़ाइन बनाई थी उनको, उन्होंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, जबकि उन्होंने जो नेकेड आई के थ्रू दिखता था उसी पे ध्यान दिया कि फ्रॉम द नेकेड आई वी कैन सी दैट वी कैन स्टोर दिस मच वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो उसी पे ध्यान दिया गया, उसकी एक्चुअल डिज़ाइन पे ध्यान नहीं दिया गया, एंड दैट्स व्हाई वी हैव ऑब्जर्व्ड दिस काइंड ऑफ फ्लॉज. लेस वाटर, व्हेन सॉइल रिप्लेसेस द वाटर इन रिजर्वियर्स, सप्लाई गेट्स चोक्ड, द क्रॉप्ड एरिया बिगिंस रिसीविंग लेस एंड लेस वाटर एज टाइम प्रोग्रेसेस. तो जैसे जैसे सेडिमेंटेशन होता जाएगा तो नीचे का जो पोर्शन है डैम रिजर्वियर का वो ज़मीन से भरता जाएगा, जिसे हम कांप कहेंगे, ठीक है ना. तो उससे क्या होगा कि अगर आप एक ग्लास ले लीजिए, उसमें पहले पूरा पानी भर लीजिए, ओके, सिंपल एक्सपेरिमेंट, पूरा पानी भर लीजिए, तो हो सकता है कि उसमें 100 ml या 150 ml पानी आ रहा है ना, नॉर्मल साइज ग्लास. अब अगर आप उसमें से मिट्टी ऊपर से डालते जाओगे तो पानी ऊपर आते आते क्या होता जाएगा, ओवरफ्लो होता जाएगा. इससे क्या पता चल रहा है कि जब सेडिमेंटेशन की प्रोसेस ओवर द ईयर्स एज टाइम प्रोग्रेसेस होगी, तब क्या होगा कि वाटर कैपेसिटी जैसे जैसे नीचे ज़मीन आती जाएगी, डैम की रिजर्वियर की वाटर कैपेसिटी डिक्रीज होती जाएगी. इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड वाटर क्या होगा, सो द नेट सोन वाटर एरिया इधर श्रिंक्स इन साइज और डिपेंड्स ऑन रेन्स और ग्राउंड वाटर विच इज़ ओवर एक्सप्लॉइटेड. तो इंडिया में तो ग्राउंड वाटर अब बचा ही नहीं है. पहले जहाँ 1 मीटर 2 मीटर खड्डा खोदने से आपको ग्राउंड वाटर मिल जाता था, एंड दैट टू प्योर ग्राउंड वाटर, दैट इज़ नॉट पॉसिबल नाउअडेज. आपको 10 मीटर 15 मीटर अंदर जाना पड़ेगा, तब जाके आपको हो सकता है कि ग्राउंड वाटर मिले, एंड दैट इज़ पल्यूटेड. सो दैट इज़ द वाटर कंडीशन इन इंडिया. Affecting farmers' income, as the farmers' income may get reduced as water is one of the crucial factors for crop yield along with credit, crop insurance and investment. जब पानी नहीं होगा तो किसान को बाकी सारी सुविधाएं देके हम क्या करेंगे,
राइट। रिजर्वियर बना ही इसलिए जाते हैं ताकि जो हमारी इरिगेशन स्कीम्स है उसको फायदा पहुंचाया जा सके, right? So it is important to note that no plan on climate change adaptation will succeed with a sediment poked dams. तो आउटर रिंग से हम कितने भी कोशिश कर ले, जब तक उसके रूट कॉज को नहीं सुधारा जाएगा, we cannot change anything. Frequent flood is also a result of this. So the designed flood cushions within several reservoirs across many river basins may have already depleted substantially, due to which floods have become more frequent downstream of dams. The flooding of Bharuch in 2020, Kerala in 2018 and Chennai in 2015 are a few examples attributed to downstream releases from रिजर्वियर्स. देखिए भरूच जो है वो नर्मदा के किनारे बसा हुआ शहर है, राइट. तो वहाँ पे चाहे बारिश नहीं भी हो, बट फिर भी क्योंकि डैम की कैपेसिटी आगे इतनी ओवर एक्सप्लॉइट हो चुकी है कि उसका जो पानी है वो जाकर सिटी में ही जाएगा, वो और कहीं जा ही नहीं सकता. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट फ्रीक्वेंट फ्लड सिनारियो. Okay, what was the steps that were taken by the government? So recently the Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the dam rehabilitation and improvement project phase 2 and phase 3. Okay, so that is known as DRIP. It envisages comprehensive rehabilitation of 736 existing dams located across the country and complements the Dam Safety Bill 2019. ओके, तो देखिए इकोनॉमिक अफेयर्स के ऊपर जो कमेटी बनाई गई थी उन्होंने, दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दिस, बट इट विल टेक टाइम. हो सकता है आने वाले 10-15 साल या उससे भी ज़्यादा समय हमें लग जाए टू फाइंड अ प्रॉपर एंड लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन फॉर फ्यूचर ईयर्स. क्या होगा आगे इससे वे फॉरवर्ड? सो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वी आर ऑलरेडी फेसिंग वाटर स्कैरसिटी इन मैनी ईयर पार्ट्स ऑफ इंडिया. Okay, so the nation will eventually be unable to find sufficient water in the 21st century to feed the rising population by 2050, grow abundant crops, create sustainable cities to or ensure growth. Therefore, it is imperative for all stakeholders to come together to address this situation urgently. A preventive mechanism to avoid dam failures is necessary, because if a dam fails, no amount of punishment can compensate for the loss of lives. ठीक है, वो जब डैम टूटेगा तो इतना फोर्स से पानी बहेगा उसके डाउनस्ट्रीम वाले एरियाज में कि उससे जो डैमेज होगा दैट कैन नॉट बी कॉम्पनसेटेड बाय एनीथिंग. And that's why we have to make a strong preventive mechanism to avoid dam failures. Dam decommissioning should be seen as equally important as dam building in the overall planning process on water storage infrastructure developments. With the changing climate, it has become absolutely essential to really think about the issue of water carefully and proactively. अब देखिए ये ऐसी चीज़ है, we have already created the Jal Mantralaya, Jal Shakti Mantralaya, okay, and India is proactively working to address the water scarcity issue. But the problem here is that the government can only bring schemes. Government cannot force you to do something in democracy, and India has a too much democracy, quote. Okay, so if government fine you for using more water, there will be a person who will oppose the government. That in democracy you cannot do this. Okay, but as a citizen, as an Indian citizen, we have to understand that we are such a large population, and if we do not want our next generation to be in the situation where there is a water scarcity every day for each and every work, we need to start now. We need to think now that how to save water, and that is the only solution. This should be a movement for nation. ठीक है, only government cannot do anything. सिर्फ हम सरकार को बोल देंगे कि पानी नहीं बचाया, so that is not appropriate, right? As a citizen, we have to work along with the government, and that is the only way. चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज यूके वीज़ा स्कीम फॉर हांगकॉन्ग रेसिडेंट्स. नाउ वी हैव टू लुक इनटू दिस बिकॉज देर इज एन पॉलिसी चेंज इन हांगकॉन्ग. तो चाइना और हांगकॉन्ग के जो रिलेशन है वी ऑलरेडी नो
दैट दो फॉरेन पॉलिसी जो है चाइना की, हांगकांग की, वो चाइना संभालता है एज पर द प्रीवियस अग्रीमेंट साइंड बिटवीन दिस टू कंट्रीज। ओके, चलिए तो इसको डिटेल में हम देखेंगे। So recently, the UK has launched a special visa scheme that will allow the Hong Kong residents a chance to migrate and even eventually apply for British citizenship। और इससे दुख हुआ है चाइना को, क्योंकि चाइना धीरे धीरे ऐसी पॉलिसीज ला रहा है कि वो आने वाले टाइम में हांगकांग को पूरी तरह अपना इलाका बताना चाहता है, राइट। तो जब और बाकी जो कोई भी देश जो है वो हांगकांग को चाइना का पार्ट मानने के लिए रेडी नहीं है, एंड दैट्स वाई चाइना हैज़ वार्न्ड एवरी कंट्री दैट हांगकांग के बारे में बोलने से पहले ज़रा सोच लिया कीजिए ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। द मूव केम मंथ्स आफ्टर चाइना imposed a national security law over Hong Kong, enabling it to curb the 2019 pro-democracy like protest in future and also to override the powers of the government in Hong Kong। ठीक है, तो चाइना में देखिए टू नेशन वन सिस्टम वाला थियरी वहाँ पे चलता है बिटवीन हांगकांग एंड चाइना। हांगकांग का जो जुडिशियरी सिस्टम है, फॉरेन पॉलिसी है, वो कौन ओवरसीज करता है? चाइना को चाइना कंट्रोल करता है। ओके, और पिछले साल 2019 में बिफोर कोविड-19 काफ़ी महीनों तक हांगकांग में प्रो डेमोक्रेसी जैसे प्रोटेस्ट हुए थे, ओके, अपोजिंग द चाइनीज़ गवर्नमेंट, क्योंकि काफ़ी सारे लॉज में बदलाव किए गए थे, सेडिशन के चार्जेस डाले गए थे और उसकी वजह से वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए थे। तो ऐसे प्रोटेस्ट इन फ्यूचर ना हो, इसके लिए नेशनल सिक्योरिटी लॉ को अमेंड कर दिया गया है। द मूव इज़ कंसिडर्ड द यूकेज मोस्ट जेनरस वेलकमिंग ऑफ फॉरेन वर्कर्स सिंस द एंट्री ऑफ न्यू यूरोपियन यूनियन सिटीजन इन 2004 when 10 countries were added to the bloc at a time when the UK was also a member. The UK officially left the European Union on 31st of January 2020. Okay, चलिए की पॉइंट्स क्या है? So since July 2020, after the national security law was implemented, the British government has already allowed around 7,000 people from Hong Kong to move to its shores। ठीक है, तो ऑलरेडी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 7,000 लोगों को तो ऑलरेडी अलाउ कर दिया है आफ्टर जुलाई 2020, इवन इन द केस ऑफ कोरोना पेंडेमिक। सोचिए तो यूके गवर्नमेंट इसको लेकर कितनी सीरियस हो सकती है। These were allowed permission to migrate not through the visa scheme but through government action on compassionate grounds. In response to the law, Australia, Britain and Canada have also suspended their extradition treaties with Hong Kong, राइट। तो हांगकांग के साथ जो भी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज थी उसको सस्पेंड कर दिया गया है। कंडीशंस फॉर द स्पेशल वीज़ा स्कीम क्या है? सो द वीज़ाज विल बी इश्यूड टू दोज इन हांगकांग होल्डिंग अ ब्रिटिश नेशनल पासपोर्ट एंड देयर इमीडिएट डिपेंडेंट्स एंड विल ऑफर अ फास्ट ट्रैक टू यूके सिटीजनशिप। तो जिनके पास ऑलरेडी ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट है, ऐसे लोगों को यूके और उनके डिपेंडेंट्स को यूके सिटीजनशिप देने के बारे में सोचा जा सकता है। Applicants who get the visa can live and work in the UK for 5 years, after which they apply for settlement. 12 months after this they can apply for citizenship. So eventually UK का प्लान ये है कि अगर कोई हांगकांग से कोई जेन्युइन रीज़न के साथ अगर ब्रिटेन में आना चाहता है, so those citizens of Hong Kong will be allowed to be a permanent citizen of the UK। अब क्यों ज़रूरत पड़ी ऐसी नई वीज़ा स्कीम इशू करने की? जस्ट फॉर हांगकांग, ओनली एक्सक्लूसिवली फॉर हांगकांग। सो थ्रेट फ्रॉम नेशनल सिक्योरिटी लॉ, ठीक है, जो प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हुआ था 2019 में, उसके बाद ये लाया गया है। सो चाइना इम्प्लीमेंटेड न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ फॉर हांगकांग that could impose the People's Republic of China's arbitrary and epic criminal system onto the Hong Kong common law system। तो चाइना हांगकांग की जुडिशियरी में दखलंदाजी करने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए हांगकांग में अगर किसी जर्नलिस्ट ने एंटी चाइना आर्टिकल लिख लिया, तो चाइना हैज़ द पावर अकॉर्डिंग टू दिस नेशनल सिक्योरिटी लॉ कि वो उस जर्नलिस्ट को चाइना की कोर्ट में जाकर सजा दे सके, ठीक है, उसको हांगकांग से बाहर ले जाने की परमिशन ये नेशनल सिक्योरिटी लॉ उसको दे देता है।
Okay, so National Security Act is seen as breach of the basic law, the mini constitution which defines ties between Hong Kong and Beijing. प्रोविजंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी लॉ क्या है? देखिए, हमारे लिए समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंडिया इसके ऊपर खुलकर स्टैंड नहीं ले पा रहा है। ठीक है, क्यों? अब देखिए, जम्मू कश्मीर के ऊपर चाइना ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था, राइट? बट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर चाइना ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया था, राइट? चाइना को काफ़ी बार पूछा गया उन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट जम्मू कश्मीर पॉलिसी ऑफ इंडिया, तो इंडिया ने चाइना ने उसके ऊपर बोलने से मना कर दिया। सो इंडिया इज फॉलोइंग द सेम थिंग बिकॉज वी हैव अ ट्रेड रिलेशन, मेजर ट्रेड रिलेशन विथ चाइना। ओके, सो क्राइम्स ऑफ secession, subversion, terrorism, and collusion with foreign forces are punishable by a maximum sentence of a life in prison. Damaging public transport facilities can be considered terrorism. Those found guilty will not be allowed to stand for public office. वो कोई गवर्नमेंट ऑफिस के लिए रन नहीं कर पाएगा इफ फाउंड गिल्टी। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू सिक्योरिटी ऑफिस इन हांगकांग with its own law enforcement personnel, neither of which would come under the local authorities jurisdiction. मतलब चाइना अपने बंदों को लाकर हांगकांग में जाकर ऑफिस खोल देगा जो लोकल अथॉरिटी के बियॉन्ड होंगे। हांगकांग विल हैव टू एस्टैब्लिश इट्स ओन नेशनल सिक्योरिटी कमीशन टू एनफोर्स द लॉज विथ अ चाइना अपॉइंटेड एडवाइजर। ठीक है, अब जब चाइना अपॉइंटेड एडवाइजर होगा तो जो पॉलिसीज बनेगी वो भी किसके अकॉर्डिंग बनेगी? चाइना के अकॉर्डिंग ही बनेगी, जो हांगकांग नहीं चाहता और हांगकांग के सिटीजन भी नहीं चाहते। दिस ऑफिस कैन सेंड सम केसेस टू बी ट्राइड इन द मेनलैंड चाइना। नाउ सी, दिस इज द कैच। मैंने जैसे बताया कि अगर कोई न्यूज़पेपर में कोई जर्नलिस्ट एंटी चाइना आर्टिकल लिख देता है, उसको टेररिज्म मान लिया जाएगा, उसको कल्यूडिंग विथ फॉरेन फोर्सेस मान लिया जाएगा और उसको मेनलैंड चाइना भेजा जाएगा। फिर मेनलैंड चाइना से वो बंदा वापस आएगा या नहीं आएगा, दैट इज़ नॉट गारंटेड। Hongkong's chief executive will have the power to appoint judges to hear national security cases, raising fears about judicial autonomy of Hong Kong. तो अभी तो उसको जुडिशियल ऑटोनॉमी मिली हुई है, बट एक बार चाइना धीरे धीरे जैसे इस तरीके से अगर इंटरफियरेंस करता जाएगा तो उसकी ऑटोनॉमी खास कुछ बचेगी नहीं। चाइना विल ऑल्सो हैव द पावर ओवर हाउ द लॉ शुड बी इंटरप्रिटेड। सो फाइनल लॉ इंटरप्रिटेशन किसका होगा? चाइना का होगा। ठीक है, तो हांगकांग के सिटीजन अगर कुछ बोलना चाहेंगे भी तो भी वो लोग नहीं बोल पाएंगे। दैट्स वाई हांगकांग एंड सिटीजन्स ऑफ हांगकांग आर अपोजिंग दिस। यूके का क्या स्टैंड है इसके बीच में? सो द इम्पोजिशन ऑफ द सिक्योरिटी लॉ अ सीरियस एंड क्लियर ब्रीच ऑफ द साइनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन रिफरिंग टू अ 1984 ट्रीटी बिटवीन द टू कंट्रीज। देखिए क्यों? क्योंकि हांगकांग बिफोर इन पास्ट इट वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी एंड दैट्स वाई 1984 में जो साइनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ था और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने चाइना को हांगकांग हैंड ओवर किया था एंड दैट्स वाई यूके इज टेकिंग दिस मच इंटरेस्ट इन दी हांगकांग अफेयर्स। So under the treaty, China promised to honor Hong Kong's liberal policies, system of governance, independent judiciary and individual freedoms for the period of 50 years from 1997. So 1997 से लेकर 1947 तक तो पूरा ये फ्रीडम उसको दे दिया गया था हांगकांग को। चाइना जस्ट 2-3 मुद्दों के ऊपर, डिफेंस है या फॉरेन पॉलिसीज है, उसके ऊपर नज़र रखेगा। अदरवाइज ऑल अदर डिपार्टमेंट्स आर अंडर दी हांगकांग गवर्नमेंट। ठीक है, उसका एक खुद का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी है हांगकांग का। बट नाउ चाइना अभी तो 1947 को कितना टाइम है, सॉरी 2047 को इतना टाइम है, चाइना अभी से हांगकांग के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियरेंस करता हुआ दिख रहा है एंड दैट्स व्हाई यूके इज अपोजिंग दिस। चाइना का स्टैंड क्या है? सो चाइना क्रिटिसाइज्ड द यूके मूव। द ब्रिटिश साइड disregarded the fact that Hong Kong returned to China 24 years ago. China also said that it would no longer be recognizing PNO passport, saying that the citizenship offer seriously infringed on China's sovereignty.
तो देखिए जैसे यूके ने जो पॉलिसी बदल दी वीज़ा पॉलिसी, सामने चाइना ने भी काउंटर अटैक करते हुए अपनी पॉलिसी बदल दी कि अगर किसी के पास BNO पासपोर्ट होगा तो उसको वैलिड ही नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चाइना की सॉवरेनिटी के ऊपर हमला होगा। ठीक है, तो ये अभी बैटल दोनों कंट्रीज़ के बीच में चल रहा है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वघई बिलीमोरा हेरिटेज लाइन। ओके, तो अभी आपको पता होगा कि अभी के नॉर्मल बजट में रेलवे बजट भी साथ में पढ़ा जाता है। ओके, सो क्यों न्यूज़ में है? सो द वेस्टर्न रेलवे हैज़ डिसाइडेड टू नॉट स्टॉप द सर्विसेज ऑफ 3 ट्रेन्स इंक्लूडिंग द 107-year-old नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन बिटवीन वघई एंड बिलीमोरा। ठीक है, तो ये उस डिस्ट्रिक्ट के लिए, डांग डिस्ट्रिक्ट के लिए दिस इज़ द काइंड ऑफ अ मेन ट्रांसपोर्टेशन मोड। तो वेस्टर्न रेलवे ने डिसाइड किया है कि वघई बिलीमोरा के बीच में जो 107 साल पुरानी नैरो गेज हेरिटेज रेलवे लाइन है उसको बंद नहीं किया जाएगा। ओके, अदर 2 नैरो गेज ट्रेन्स रन बिटवीन मियागाम, चोरंडा एंड मालसर एंड चोरंडा जंक्शन एंड मोटीकराल, उसको भी नहीं बंद किया जाएगा। इन रेल ट्रांसपोर्ट ट्रैक गेज और ट्रैक गेज इज द स्पेसिंग ऑफ द रेल्स ऑन अ रेलवे ट्रैक। सो हम सब ने रेलवे में सफ़र किया है, वी नो व्हाट इज़ द नैरो गेज, व्हाट इज़ द ब्रॉड गेज रेलवे। ओके, तो हम उस डिस्कशन में नहीं जाएंगे बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट। क्या है इसका बैकग्राउंड? सो द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज प्रीवियसली इश्यूड अ लेटर टू द वेस्टर्न रेलवे ऑर्डरिंग परमानेंट क्लोजर ऑफ 11 uneconomic branch lines and narrow gauge sections of the western railway including 3 from Gujarat. Okay, but western railway ने बोला है कि even if it is uneconomic we would like to continue it. About the Waghai Bilimora train, it was started in 1913 and was a remnant of Gayakwad dynasty who ruled the princely state of Baroda. Tribal people from the interior कम्यूट बाई दिस ट्रेन रेगुलरली। तो जो काफ़ी जो दूर दूर के गांव है जहाँ पे अभी तक हाईवेज नहीं पहुँच पाए हैं वो आज भी इस ट्रेन से सफ़र करते हैं और सालों से करते आए हैं। द ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर्स और वो नज़दीक के बड़े टाउन तक लोगों को लेकर जाता है। एट द इंस्टेंस ऑफ गायकवाड़ रूलर्स द ब्रिटिश लेड रेलवे ट्रैक्स एंड इट वॉज ऑपरेटेड बाई गायकवाड़ बरोड़ा स्टेट रेलवेज owned by Sayajirao Gayakwad III. The Gayakwad jurisdiction was spread across parts of Saurashtra, Mehsana in North Gujarat and Bilimora in South Gujarat. तो उस टाइम पे it was a royal thing to travel by railways. तो क्योंकि उसके साथ एक हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू भी जुड़ा हुआ है, हेरिटेज टच भी जुड़ा हुआ है, एंड दैट्स वाई वेस्टर्न रेलवे इज नॉट क्लोजिंग दिस नैरो गेज लाइन्स. The founder of the dynasty was Damji I, who had risen to power by 7040. The last Gayakwad Sayajirao III died in 1939. आज भी अगर आप बड़ौदा जाओगे तो लक्ष्मी विलास पैलेस आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा. For about 24 years in the train was run by a steam engine which was replaced by a diesel engine in 1937. In 1994, the original steam engine was put on the display at Churchgate Heritage Gallery in Mumbai. This was much before the Western Railway came into existence in 1951. With the merger of the Bombay, Baroda and Central India Railway, the Saurashtra, Rajputana and Jaipur State Railways. तो जैसे जैसे हम आफ्टर 1947 जैसे जैसे पूरा सेंट्रल प्रोसेस बनता गया, जो अलग अलग रजवाड़ों के जो रेलवे लाइंस थे या रेलवे डिपार्टमेंट्स थे वो भी धीरे धीरे आपस में मर्ज होते गए और एट द एंड नाउ वी हैव IRCTC जिसके अलग अलग डिवीजन है. ओके, द 63 किलोमीटर बिलीमोरा वघई एंड 19 किलोमीटर चोरंडा मोटीकराल रूट्स आर अमॉन्ग दोज 5 रूट्स the Indian Railways had proposed to be preserved as industrial heritage in 2018. तो उसको इंडस्ट्रियल हेरिटेज के तौर पर प्रिजर्व किया जा रहा है. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज अगेन रिलेटेड टू इकोनॉमी. सो रेगुलेशंस ऑन FCRA कॉन्ट्रीब्यूशन. सो बेसिकली ये ऐसा चंदा है जो फॉरेन कंट्रीज से इंडिया में किसी कंपनी को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को दिया जाता है. ओके, और उस एक्ट का नाम क्या है? FCRA. Recently, the Ministry of Home Affairs issued new regulating guidelines to banks
under Foreign Contribution Regulation Act 2010. It states that the donation received in Indian rupee by non-governmental organizations and associations from any foreign source, even if that source is located in India at the time of such donation, should be treated as foreign contribution. अब देखिए, आपको लगता होगा कि गवर्नमेंट को, मुझे अगर कोई बाहर से पैसा दे रहा है, सो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या होम मिनिस्ट्री को क्या इंटरेस्ट हो सकता है. बट इन द रीसेंट टाइम ऑफ इवेंट्स, अगर आपने देखा होगा कि जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है, तो फार्मर प्रोटेस्ट में एक पूरी टूल किट अपलोड की गई थी बाई ग्रेटा थनबर्ग. अब जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि कुछ, ओके, नॉट ऑल द फार्मर्स आर गिल्टी, बट कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ऐसा था जिनको बाहर से आंदोलन को भड़काने के लिए पैसा मिल रहा था. अब जब बाहर से किसी को पैसा मिल रहा है और वो इंडिया में धर्म के नाम पर या कोई बर्निंग इश्यू के नाम पर अगर हजारों करोड़ों लोगों को प्रोवोक करता है टू डू समथिंग बैड फॉर द कंट्री, एट दैट टाइम होम अफेयर्स मिनिस्ट्री विल कम इनटू द पिक्चर. तब होम अफेयर्स मिनिस्ट्री उनकी चेकिंग करेगी कि बाहर बैठी कोई एजेंसी इंडिया में दंगे फसाद भड़का तो नहीं रही. क्यों? क्योंकि वो पैसा हो सकता है कि टेररिज्म से आया हो. तो उसके ऊपर मॉनिटर रखने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए FCRA बनाया गया था. ओके, सो क्या है नई गाइडलाइंस? सो वाइडनिंग द स्कोप ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन अंडर द इश्यूड रेगुलेशंस, डोनेशंस गिवन इन इंडियन रुपीज बाय एनी फॉरेनर or foreign source including foreigners of Indian origin like overseas citizen of India or person of India origin card holders should also be treated as foreign contribution. ठीक है, जिसके पास OCI कार्ड है या PIO कार्ड है, वो भी अगर इंडियन बैंक्स में किसी एजेंसी को या किसी को अगर डोनेशन देते हैं तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा. मीटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ FATF, सो द गाइडलाइंस mandate that good practices should be followed by NGOs in accordance with standards of Global Financial Watchdog, Financial Action Task Force. और देखिए, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है? 80s में इसको बनाया गया था. क्यों? पहले इसको जस्ट मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बनाया गया था कि एक देश से दूसरे देश में इलीगली पैसा पंप तो नहीं किया जा रहा है, उसके ऊपर मॉनिटरिंग वॉचडॉग के तौर पर FATF को बनाया गया था. धीरे धीरे उसमें टेररिज्म और ये सारी चीज़ें भी जोड़ दी गई, और आज हमें अगर पता है तो FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है. नाउ व्हाट इज़ द ग्रे लिस्ट ऑफ FATF? तो अगर, और इंडिया ये पुश कर रहा है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए. तो जब किसी कंट्री को FATF के ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि उस कंट्री का जो मनी मैनेजमेंट है दैट इज़ नॉट गुड. द मनी दैट कंट्री इज प्रोड्यूसिंग और डीलिंग विथ इज कमिंग फ्रॉम अ बैड सोर्स. ठीक है, और बैड सोर्स का मतलब क्या है? या तो वो इलीगल मनी है या वो टेररिज्म से वो पैसा आ रहा है. ओके, सो नाउ FATF की जो नेक्स्ट मीटिंग होगी वो एंड ऑफ द फरवरी और स्टार्ट ऑफ द मार्च में होगी. तो तब हमें पता चलेगा कि FATF का पाकिस्तान के ऊपर क्या स्टैंड है इन अपकमिंग डेज. ओके, एज ऑफ नाउ FATF के ब्लैक लिस्ट में ओनली 2 ही कंट्रीज़ है, दैट इज़ ईरान एंड नॉर्थ कोरिया. तो इनका ये मतलब है कि दुनिया की कोई भी कंपनी या कोई भी देश ईरान और नॉर्थ कोरिया में खुलकर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा. UN के कंट्रीज़ तो करेंगे ही नहीं, इवन जो एजेंसीज है वर्ल्ड बैंक या IMF, वो भी इन कंट्रीज़ को फंड नहीं देंगे टू बिल्ड बिगर प्रोजेक्ट्स. ठीक है, तो FATF इज़ अ वॉच डॉग और उसका पूरा नाम है फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर वॉच डॉग के तौर पर बनाया गया था. It asked NGOs to inform the ministry about suspicious activities of any donor or recipient and take due diligence of its employees at the time of recruitment. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई बाहर से मुझे 10 करोड़ दे के इंडिया में अगर किसी आंदोलन को या किसी मूवमेंट को अगर फंड कर रहा है टू हार्म द इंडियन सॉवरेनिटी एंड इंडियन सिक्योरिटी, सो दैट इज़ अ नॉट गुड थिंग, और उसको सेडिशन मानकर उसके ऊपर चार्जेस लगाए जाएंगे. अगर आपका जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया है आपके अकाउंट में, अगर आप उसको
जस्टिफाई नहीं कर पाओगे तो, राइट। तो ये FCRA एक्ट आपको पता होना चाहिए। मैंडेटरी रिपोर्टेड बाय बैंकिंग्स का जो प्रोविजन है वो डाला गया है। सो ऑल बैंक्स हैव टू रिपोर्ट द रिसिप्ट और यूटिलाइजेशन ऑफ एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाय एनी NGO, association or person to the central government within 48 hours, whether or not they are registered or granted prior information under the FCRA 2010. और क्या है बैंकिंग चैनल्स? सो इन September 2020 the Foreign Contribution Amendment Act was passed by the Parliament, a new provision that makes it mandatory for all NGOs to receive foreign funds in a designated bank account at the State Bank of India's New Delhi branch was inserted. All NGOs seeking foreign donations have to open a designated FCRA account at the SBI branch और लिंक देयर एग्जिस्टिंग अकाउंट टू इट। तो देखिए SBI क्यों डाला गया? बिकॉज SBI से डेटा ट्रैक करना गवर्नमेंट के लिए काफ़ी ईजी है। तो गवर्नमेंट अगर सस्पिशियस लोगों पे अगर नज़र रखना चाहेगी तो इसके थ्रू इजीली गवर्नमेंट उन लोगों पे नज़र रख पाएगी, वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है इसके ऊपर इजीली नज़र रखी जा सकती है। ओके, FCRA regulations क्यों लाया गया था? So the annual inflow of foreign contribution has almost doubled between the years 2010 and 2019, but many recipients of foreign contribution are being not utilized the same for the purpose for which they were registered or granted prior permission under amended provisions of the FCRA 2010. तो अगर मैंने मान लीजिए कि बच्चों के स्टडी के लिए एक NGO खोल के रखा है और मुझे 10 करोड़ रुपए फॉरेन डोनेशन मिला है, अब मैं उसको एक्चुअल कॉज के लिए यूज़ ना करके किसी और ही चीज़ के लिए मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, या उसको मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, वो ऐसे ही मेरे बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं। सो दैट इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दी थी एंड यू हैव नॉट यूटिलाइज्ड दैट एंड दैट्स वाई गवर्नमेंट उस रेगुलेशन को और स्ट्रिक्ट कर रही है। सो रिसेंटली द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज़ सस्पेंडेड लाइसेंस ऑफ 6 NGOs who were alleged to have used foreign contributions for religious conversion. देखिए अब इसके लिए भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन यूज होता है, इंडिया डू नॉट वांट दिस, राइट। ऐसा इंटरफियरेंस इन इंडियन सोसाइटी उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, एंड दैट्स वाई FCRA एक्ट शुड बी एज स्ट्रिक्ट एज पॉसिबल to ensure that such contributions do not adversely affect the internal security of the country. अभी मैंने और एक एग्जांपल दिया आपको फार्मर्स प्रोटेस्ट का, सेम वाज CAA, ओके, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो आंदोलन हुआ था तो उसमें भी सेम चीज़ थी। रिसेंटली द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रजिस्टर्ड अ केस अगेंस्ट अ फॉरेन बेस्ड ग्रुप दैट प्रोवाइड्स फंड फॉर secessionist and pro-Khalistani activities in India. These regulations could enhance transparency and accountability in the receipt and utilization of foreign contributors. And क्या कंट्रोवर्सी है? सो स्कोप इसका गवर्नमेंट ने डिफाइन नहीं किया है। प्राइवेसी की जो बात है कि हर इंसान का फंडामेंटल राइट है प्राइवेसी, इसके ऊपर गवर्नमेंट वायोलेशन कर रही है, ऐसा जो अपोजिशन पार्टीज है वो गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगा रही है। ओके, चलिए, विच आर्टिकल्स? सो FCRA restrictions have serious consequences on both the rights to free speech and freedom of association under articles 19(1)(a) and 19(1)(c) of the Constitution. क्या है वे फॉरवर्ड? तो excessive regulations on foreign contribution may affect working of the NGOs which are helpful in implementing government schemes at the grassroots. They fill the gaps where the government fails to do their jobs. The regulation should not hamper sharing of resources across national boundaries essential to the functioning of a global community, and should not be discouraged unless there is a reason to believe that the funds are being used to aid illegal activities. तो जो NGOs ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं उनको डरने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो स्ट्रिक्ट प्रोविजन है वो इसलिए लाए गए हैं ताकि जहाँ जहाँ इलीगली ये पैसा यूज़ हो रहा है या जो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट है वहाँ उन लोगों को डरने की ज़रूरत है यहाँ पर। ओके, चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू फिनांस एंड दैट इज़ 15th फिनांस कमीशन। सो 15th फिनांस कमीशन के जो रिकमेंडेशंस थे उसको इस गवर्नमेंट ने मान लिया है, और वो बेसिकली हम बात करेंगे अबाउट द टॉपिक रिसोर्स अलोकेशन।
So recently the government accepted the 15th Finance Commission's recommendation to maintain the state's share in the divisible pool of taxes to 41% for the 5-year period starting 2021 to 2022. तो जो टैक्सेस के थ्रू जो गवर्नमेंट को इनकम होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, उसमें से 41% जो हिस्सा है वो स्टेट्स में बांटा जाएगा। ये रिकमेंडेशन थी 15th फिनेंस कमीशन की, जिसके चेयरमैन थे एनके सिंह, और ये रिकमेंडेशन को मान लिया गया है। द कमीशंस रिपोर्ट वाज टेबल्ड इन दी पार्लियामेंट, तो कमीशन की रिपोर्ट को संसद में रखा गया है और पास कर दिया गया है। वर्टिकल डिवॉल्यूशन है, सो डिवॉल्यूशन ऑफ टैक्सेस ऑफ द यूनियन टू स्टेट्स। ठीक है, मान लीजिए अगर 100 रुपया टैक्सेस के तौर पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, तो उस 100 रुपये पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार नहीं है, उसके ऊपर हर स्टेट में से वो टैक्स गया होगा, वो इनकम गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो स्टेट्स को अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से, अपने रेवेन्यू के हिसाब से वो पैसा बांटा जाएगा। तो ये डिसाइड हुआ है कि वो 41% होगा जो 28 स्टेट्स में बटेगा। इट हैज़ recommended maintaining the vertical devolution at 41%, the same as in interim report for 2020-21। तो interim report जो थी वो 2017 में लाई गई थी, एक्चुअल फाइनल रिपोर्ट अभी सदन में ले की गई है। इट इज़ द सेम लेवल ऑफ 42% of the divisible pool as recommended by the 14th Finance Commission. It has made the required adjustment of about 1% due to the changed status of the erstwhile state of Jammu and Kashmir into the new union territories of Ladakh and Jammu and Kashmir. तो देखिए, it is almost as the same as the previous one. पहले क्या था, 42% था जो हिस्सा था, 100 में से 42% हिस्सा स्टेट्स को देना था, अब उसको 41% कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि अब एक स्टेट भी तो कम हो गया है, राइट। तो वो 1% का जो गैप आपको दिख रहा है वो जम्मू कश्मीर स्टेट के रिगार्डिंग दिख रहा है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया है। वन इज़ जम्मू कश्मीर एंड द सेकेंड इज़ लद्दाख। तो वो दोनों को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उन दोनों का एडमिनिस्ट्रेशन तो अब सेंट्रल लेवल से ही होगा, राइट। सो इट इज़ ऑलमोस्ट सेम। Now horizontal devolution. So for horizontal devolution, it has suggested 12.5% weightage to demographic performance, 45% to income, 15% each to population and area, 10% to forest and ecology, and 2.5% to tax and fiscal efforts. पिछले बार हमने फिजिकल डेफिसिट के बारे में देखा था, तभी भी हमने 15th फिनेंस कमीशन के बारे में बात की थी। Revenue deficit grants to states. So revenue deficit grants emanate from the requirement to meet the fiscal needs of the state on their revenue accounts that remain to be met even after considering their own tax and non-tax resources and tax devolution to them. Revenue deficit is defined as the difference between revenue or current expenditure and revenue receipts that includes tax and non-tax. It has recommended post-devolution revenue deficit grants amounting to about 3 trillion over 5-year period ending financial year 26। तो देखिए, डिवोल्यूशन का मतलब क्या है? हस्तांतरण करना। एक एजेंसी से पैसा दूसरी एजेंसी को कैसे जाएगा, दैट इज नोन एज डिवोल्यूशन। वर्टिकल डिवोल्यूशन तो हमने बता दिया, सीधा सीधा हिसाब है। 100 रुपये में से 41% जो हिस्सा है वो स्टेट्स को बांटा जाएगा। ओके, दिस इज अबाउट हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। द नंबर ऑफ स्टेट्स क्वालिफाइंग फॉर द रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स डिक्रीजेस फ्रॉम 17 in financial year 2022, the first year of the award period, to 6 in financial year 26, the last year. ओके, अब देखिए हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन क्या है। तो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन का मतलब क्या है कि जो पैसा दिया जाएगा उसको स्टेट को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये रिकमेंडेशन दी गई है। तो 12.5% वेटेज दिया गया है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को। ठीक है, उसका क्या मतलब हुआ कि जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी या जहाँ से ज़्यादा जीएसटी रेवेन्यू आया होगा उनको वो पैसा दिया जाएगा। ओके, 45% टू इनकम, जिसने जहाँ से सबसे ज़्यादा इनकम जनरेट करके दी है वहाँ से 45% दिया जाएगा। 15% ईच टू पॉपुलेशन एंड एरिया का जो पैरामीटर्स है उसको 15% वेटेज दिया जाएगा।
फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को 10% वेटेज दिया जाएगा और 2.5% टैक्स एंड फिजिकल अफोर्ड्स को वेटेज दिया जाएगा। तो इस हिसाब से पूरा जो पैसा है वो स्टेट्स में बांटा जाएगा। क्रिटिसिज्म क्या है इसके ऊपर? परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिवाइज डिसइंसेंटिवाइजेज इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जब ऐसे परफॉर्मेंस के बेस पे इंसेंटिव्स दिए जाएंगे तो जो स्टेट्स ऑलरेडी पीछे है उनको तो आगे आने में और 10-15 साल लग सकते हैं, राइट? तो उनको कभी भी अपना जो फेयर शेयर है वो नहीं मिलेगा। Any conditions on the state's ability to borrow will have an adverse effect on the spending by the state, particularly on the development, thus undermines cooperative fiscal federalism। अब जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल जैसे जो स्टेट्स है उनको तो ऑलरेडी डेवलपमेंट के लिए अगर इंसेंटिव्स के बेस पे पैसा दिया गया तो ये स्टेट अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। ओके, अब जब अच्छा काम नहीं करेंगे तो उनको पैसा नहीं दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। जब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये पैसा नहीं दिया जाएगा तो उनको वो पैसा बोरो करना पड़ेगा, और जब पैसा बोरो करेंगे डेवलपमेंट के लिए इट विल बी अ थ्रेट टू अ कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म। ठीक है, क्योंकि ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो जो अंडर डेवलप्ड जो स्टेट्स है उनको ज़्यादा पैसा दिया जाए। इट डज नॉट होल्ड द यूनियन गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर इट्स ओन फिस्कल प्रूडेंस एंड डाइल्यूट्स द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट द यूनियन एंड स्टेट्स हैव। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इंटरफियरेंस है, जो अथॉरिटी है, वो बेसिकली क्या किया गया है, बढ़ाया गया है, एंड दैट्स वाई इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ओके, सो this was your today's lecture. Let me know in case of any issue. Till then, stay home, stay safe. Thank you.